भारत में यूरोपीय कब आए, क्यों आए और कैसे उन्होंने खुद को विस्तार किया, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आपका स्वागत है क्लियर कॉन्सेप्ट पर। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के मुख्यतः दो कारण थे, आर्थिक एवं धार्मिक कारण। आर्थिक कारण में उनका मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक लाभ कमाना एवं व्यापारिक एकाधिकार को प्राप्त करना, जिसके लिए उन्होंने बाद में उपनिवेशिक की नीति को भी अपनाया। जबकि धार्मिक कारण में उनका मुख्य उद्देश्य था धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसके लिए उन्होंने अंतर्विवाह यानी कि दूसरे धर्म में विवाह करने को प्रोत्साहन दिया एवं स्कूल और कॉलेज की स्थापना की और जबरन धर्मांतरण यानी कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को भी बढ़ावा दिया। यही कारण उनके पतन के कारणों में से एक कारण बना। अब उनके आगमन का क्रम देखते हैं। सर्वप्रथम पुर्तगाली आते हैं 1498 ईस्वी में, फिर डच आते हैं, उनके बाद अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं और अंत में स्वीडिश आते हैं। अब उनके कंपनी के स्थापना का क्रम देखते हैं। यहाँ भी सर्वप्रथम पुर्तगाली 1498 ईस्वी में अपनी कंपनी का स्थापना करते हैं। उनके बाद अंग्रेज 1600 ईस्वी में, फिर डच 1602 ईस्वी में, उनके बाद डेनिश 1616 ईस्वी में, फिर फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में और अंत में स्वीडिश 1731 ईस्वी में अपनी कंपनी का स्थापना करते हैं। 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बार्टोलोमू डियास भारत के समुद्री मार्ग के खोज में निकलते हैं, परंतु उनका प्रयास असफल हो जाता है। वे दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से वापस चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे खराब मौसम और तेज तूफान के कारण आगे की यात्रा नहीं कर पाते हैं। 11 साल बाद 20 मई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के मालाबार तट पर स्थित कालीकट स्थान पर पहुंचते हैं। वहां के स्थानीय राजा जमोरिन द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। यहाँ वास्को डी गामा लगभग 3 महीने रहते हैं और जमोरिन को व्यापार के लिए राजी करके वापस लौट जाते हैं। वास्को डी गामा अरबियन व्यापारी अब्दुल मजीद की सहयोग से भारत पहुंचते हैं। वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं करते हैं, बल्कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज करते हैं और यहीं से यूरोपीय के आगमन का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। देखिए, अरब के व्यापारी सैकड़ों वर्ष पूर्व से भारत से व्यापार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यूरोपियों को इनके मार्ग का पता नहीं चलने दिया। पहले अरब के व्यापारी भारत से व्यापार करते थे और फिर अरब से यूरोपीय व्यापार करते थे। इस प्रकार भारतीय वस्तु यूरोपियों के पास अप्रत्यक्ष रूप से उनके पास पहुंचती थी। वास्को डी गामा भारत 3 बार आते हैं और इस दौरान वे भारत से काली मिर्च के व्यापार में 60 गुना तक मुनाफा कमाते हैं। सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में, फिर 1502 ईस्वी में और अंत में 1524 ईस्वी में आते हैं, फिर वापस नहीं जाते हैं। 1529 ईस्वी में उनकी भारत में ही मृत्यु हो जाती है।
कोचीन में इनका मजार बनता है। दूसरा यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, जो 15 ईस्वी में भारत आता है, ये भी एक पुर्तगाली नाविक थे। 1503 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी स्थापना के बाद फ्रांसिस्को दी अल्मीडा पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर बनते हैं और वे पुर्तगाली सरकार के निर्देश पर ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति को अपनाते हैं। इस नीति का उद्देश्य हिंद महासागर के व्यापारिक मार्ग पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना था। इसके लिए वे समुद्री तटों पर किले यानी कि फोर्ट की स्थापना करने लगे। भारत में पुर्तगालियों एवं यूरोपियों की पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना 1503 ईस्वी में कोचीन में होती है और वे यानी कि पुर्तगाली कोचीन को ही अपनी राजधानी बनाते हैं। अल्बुकर्क, जो पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बनते हैं, अल्बुकर्क द्वारा 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लेते हैं। अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अल्बुकर्क अपने शासन क्षेत्र में सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। 1515 ईस्वी में उनकी मृत्यु गोवा में हो जाती है और वहीं पर उनकी मजार बनता है। नीनो दी कुन्हा, जो कि पुर्तगालियों के एक अन्य गवर्नर थे, उन्होंने ही गोवा को अपनी राजधानी बनाया। पुर्तगाली कंपनी, जिसका नाम एस्टादो दा इंडिया था, और पुर्तगाली खुद को समुद्र का स्वामी कहते थे। पुर्तगाली जब भारत आए और वे भारत में 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। वे अपने साथ तंबाकू का पौधा लाए और तंबाकू की खेती को सूरत में प्रारंभ किया। वे जहाज निर्माण कार्य को भी भारत में प्रारंभ किया और वे काली मिर्च के व्यापार के दौरान हरी मिर्च को भारत में लाए। अब हम देखते हैं डच के बारे में। डच, जो कि हॉलैंड के निवासी थे, 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम वेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी, की स्थापना करते हैं। डच 1602 ईस्वी में स्वयं को मछलीपट्टनम यानी कि मुसलीपट्टनम में स्थापित करते हैं। डचों ने पुलिकट, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पेगोंडा यानी कि सोने के सिक्के को चलाया। डचों का सबसे बड़ा केंद्र चिंसुरा, जो कि बंगाल में था। बंगाल पहले बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बांग्लादेश का क्षेत्र मिलाकर बंगाल कहलाता था। यह गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में स्थित था, जो कि कृषि के लिए काफी उपजाऊ क्षेत्र था और यह क्षेत्र हस्तकला एवं अन्य क्षेत्रों में भी काफी संपन्न था। डच व्यापारी भारत में मुख्यतः मसाले, नील, रेशम, चावल इत्यादि का व्यापार करते थे। डचों ने मसालों के निर्यात के स्थान पर सिल्क एवं रेशम से बने कपड़ों को अधिक प्राथमिकता दिया। डच बंगाल में गुस्तावुस फोर्ट का निर्माण करते हैं और वे सर्वप्रथम बंगाल के कासिम बाजार में
रेशम की चक्की का निर्माण करते हैं। 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध, जो डचों और अंग्रेज के बीच बंगाल में लड़ा गया था, इस युद्ध का अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव करते हैं, जिसमें डच पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं और उनका अंतिम रूप से पतन हो जाता है। अब देखते हैं अंग्रेज के बारे में। अंग्रेज यानी कि आंग्ल 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया, जिसे रॉयल चार्टर भी कहा जाता है। अंग्रेजों की कंपनी, जिसका नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था, वो 1833 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत में मुगल सम्राट अकबर थे, लेकिन व्यापारिक अधिकार जहांगीर के समय में मिलता है। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर हेक्टर जहाज से सूरत पहुंचते हैं। यहाँ वे रहकर फारसी और तुर्की भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर विलियम हॉकिंस फारसी पत्र फ्रेंड, जो कि जेम्स प्रथम का पत्र था, उसको लेकर आगरा के जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं और वहां सम्राट जहांगीर से तुर्की में बात करते हैं। हॉकिंस लगभग 2 वर्ष तक जहांगीर के दरबार में रहते हैं। जहांगीर हॉकिंस को 400 मनसब प्रदान करते हैं, जो कि एक सम्मान होता है। उन्होंने हॉकिंस को इंग्लिश खान यानी कि फिरंगी खान की उपाधि देते हैं, लेकिन व्यापारिक अधिकार उनको नहीं मिलता है और वे 1613 ईस्वी में वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। 1615 ईस्वी में थॉमस रो भारत आते हैं जेम्स प्रथम का फिर से दूत बनकर। वह सम्राट जहांगीर के दरबार में 1616 ईस्वी से 1619 ईस्वी तक रहते हैं। इस बार उन्हें व्यापारिक अधिकार के लिए हरी झंडी मिल जाती है, यानी कि थॉमस रो को व्यापारिक अधिकार मिल जाता है। 1608 ईस्वी में अंग्रेज अस्थायी रूप से सूरत में बसते हैं। फिर 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में वहां के राजा से मान्यता प्राप्त करते हैं। फिर 1613 ईस्वी में सूरत आकर बसते हैं और जहांगीर से मान्यता प्राप्त कर लेते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सम्राट अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान देते हैं, जिसमें 500 पेगोंडा यानी कि 500 सोने के सिक्कों को देने के बाद वे संपूर्ण गोलकुंडा के बंदरगाह का उपयोग कर सकते थे। फ्रांसिस डे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट थे, उन्होंने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को लीज पर ले लिया। यहीं पर उन्होंने एक किले का निर्माण किया, जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था, और यहीं पर एक बस्ती बसाई, जो बाद में चेन्नई शहर के रूप में विकसित होती है। 1651 में ब्रिजमैन
सबसे पहले बंगाल पहुंचते हैं और हुगली में अपना व्यापारिक सेंटर बनाते हैं। बंगाल को कुबेर का शहर या भारत का स्वर्ण भी उस समय कहा जाता था। बंगाल के सूबेदार अजीमो शान, जो कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर के पिता थे, उन्होंने 1200 रुपये देने के बदले कालीकाता, सूतानाटी और गोविंदपुर की जमींदारी कंपनी को दे दी। ये तीनों ग्रामीण क्षेत्र थे। यही तीनों शहर मिलकर बाद में आधुनिक कोलकाता के रूप में विकसित होता है। आधुनिक कोलकाता का नींव रखने का श्रेय जॉब चार्नोक को जाता है। यहीं पर एक किले का निर्माण होता है जो फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है। इस किले का प्रथम गवर्नर चार्ल्स आयर बनते हैं। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेगंजा का विवाह ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस चार्ल्स के साथ हो जाता है। पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में प्रिंस चार्ल्स को मुंबई दे दिया। 1668 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार ने मुंबई को 10 पाउंड के किराए पर कंपनी को दे दिया। कंपनी गेराल्ड आंगियर को मुंबई का गवर्नर बनाता है। गेराल्ड आंगियर को मुंबई का संस्थापक भी कहा जाता है। 1717 ईस्वी में जॉन शुरमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचता है। इसके सदस्यों में से एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन भी रहते हैं। फर्रुखसियर एक मुगल सम्राट था जो कि उस समय एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन फर्रुखसियर का इलाज करते हैं जिससे वह ठीक हो जाते हैं। फर्रुखसियर एक कमजोर मुगल सम्राट था जिसका शासन काल ज्यादा लंबा नहीं था। फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर अपने इलाज से खुश होकर कंपनी को 3000 वार्षिक टैक्स देने के बदले संपूर्ण बंगाल, बिहार, उड़ीसा से मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे देता है। ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ने इस शाही फरमान को कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा है। अब हम लोग देखते हैं डेनिश के बारे में। डेनिश जो कि डेनमार्क के निवासी थे और वे डेनिश कहलाते थे। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में होती है। डेनिश मुख्यतः चाय का अत्यधिक आयात करते थे और वे इसका 90% भाग इंग्लैंड में तस्करी करके भेजते थे और वे भारी मुनाफा कमाते थे। अब हम लोग फ्रांसीसी के बारे में देखते हैं। फ्रांस के सम्राट लुई XIV के समय उनके प्रधानमंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होती है। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी भारत में सबसे पहले सूरत में बसते हैं और यहीं पर अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं। एक वर्ष बाद 1669 ईस्वी में वे मछलीपट्टनम में स्थापित हो जाते हैं। भारत में फ्रांसीसियों की पहली राजधानी पांडिचेरी थी। फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बंगाल में फ्रांसीसी का सबसे बड़ा सेंटर चंद्रनगर था।
1742 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल जोसेफ फ्रांकोइस डुप्ले भारत आते हैं। इसी डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता भी कहा जाता है। डुप्ले के शासनकाल में प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था, इसमें फ्रांसीसी विजय होते हैं। जबकि तीसरा कर्नाटक युद्ध, जिसे वांडीवास का युद्ध भी कहा जाता है, यह निर्णायक युद्ध 22 जनवरी 1960 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसी पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं और यह युद्ध पेरिस की शांति संधि, जो कि 1763 ईस्वी में होती है, उसके साथ समाप्त होती है। इसके साथ ही अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसियों की राज करने की महत्वाकांक्षा को समाप्त कर दिया। अब हम लोग देखते हैं स्वीडिश के बारे में। 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। यह कंपनी डच और ब्रिटिश कंपनी की सफलता से प्रेरित होकर भारत में स्थापित की गई थी, लेकिन इसकी अधिकतर गतिविधियां भारत के बजाय चीन में अधिक सक्रिय थी। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।